हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था जब हम एनएमआर पढ़ रहे थे कि मेरे पास कोई भी एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की कोई भी एक स्पिन होती है, ये न्यूक्लियस अपनी ही एक्सिस के अराउंड क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, जब तक कि मेरे पास कोई भी एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड ना की जाए। लेकिन जैसे ही मैंने जो है इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी तो वहां पर क्या होगा, ये न्यूक्लियस जो है वो दो एनर्जी लेवल में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये न्यूक्लियस जो है दो एनर्जी लेवल में ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक लोअर एनर्जी के न्यूक्लियाई और एक हायर एनर्जी के न्यूक्लियाई। ठीक है, और मेरे पास सिग्नल कब ऑब्टेन होता है, जब इन दोनों एनर्जी लेवल की एनर्जी जो डिफरेंस है, इन दोनों एनर्जी लेवल का जो एनर्जी डिफरेंस है, इतनी एनर्जी, एग्जैक्टली इतनी एनर्जी मुझे मिल जाती है, तब मुझे क्या देखने को मिल जाएगा, यहां पर न्यूक्लियर ट्रांजिशन देखने को मिलेगी और मुझे एक सिग्नल देखने को मिल जाएगा। तो अब मेरे पास क्वेश्चन अराइज ये होता है कि क्या मेरे पास ये जो एनर्जी डिफरेंस है, क्या मेरे पास ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये हमेशा एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी इसकी, यानी कि कांस्टेंट रहेगा, या फिर चेंज होता रहता है? तो उसी चीज को आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला आंसर मैं आपको कर दूं कि ये जो डेल्टा ई है ये डिफरेंट होती रहती है, अलग अलग होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मेरे पास कितनी एनर्जी चाहिए किसी भी न्यूक्लियर ट्रांजिशन करवाने के लिए, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगी। वो कैसे डिपेंड करती है वो देखते हैं हमारे पास। देखिए, जैसे ही मैंने जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी, मैंने क्या कहा था, न्यूक्लियर अपनी डीजेनरेसी जो है वो लॉस्ट कर देता है। अभी तक तो क्या था मेरे पास, न्यूक्लियस जो है, अभी तक मेरा जो न्यूक्लियस था वो अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा था, यानी कि वो एक जगह स्टैंड था और यहां पे इस तरीके से घूम रहा था, अपनी ही एक्सिस के अराउंड घूम रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी, ये न्यूक्लियस जो है अपनी एक्सिस के अराउंड तो रिवॉल्व करेगा, साथ के साथ जो है वो एक पर्टिकुलर पाथ और फॉलो कर लेगा। जिस तरीके से हमारे पास एक लट्टू घूमता है ना, उस तरीके से ये जो है एक ऑर्बिट में घूमने लग जाएगा। यानी कि अभी तक तो ये यहां पर खड़ा खड़ा घूम रहा था, लेकिन अब की बार जो है ये खड़ा खड़ा तो घूम रहा है, लेकिन साथ के साथ इस तरीके से और घूमने लग जाएगा, इस तरीके से राउंड सर्कल में घूमने लग जाएगा, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल पाथ एक्वायर कर लेगा, इस तरीके से और घूमने लग जाएगा। और जब मेरे पास एक न्यूक्लियस अपनी एक्सिस के अराउंड में के साथ साथ इस ऑर्बिट में घूमने लग जाएगा, तो वहां पर वो एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है जिसे हम कहते हैं प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इस प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्ड में, इस प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्ड में एक एनर्जी भी होगी, इस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्ड में एक एनर्जी भी होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है एनर्जी क्या होती है, मेरे पास एच न्यू होती है, एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है। अब मेरे पास ये कितनी प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी, इस प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी का मेनली नेम क्या होता है, लार्मर फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या कहते हैं, लार्मर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी जो कि जनरेट होती है एक न्यूक्लियस के थ्रू, जब वो अपनी एक्सिस के साथ साथ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में भी घूमने लग जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो यहां पर मेरे पास इस लार्मर फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्ड में एक एनर्जी देखने को मिलेगी, और यही एनर्जी मेरे पास क्या होती है, ये एनर्जी मेरे पास ये डेल्टा ई के इक्वल होती है। यही एनर्जी क्या होती है मेरे पास, डेल्टा ई। यानी कि ये एनर्जी मुझे क्या बताएगी कि कितनी एनर्जी चाहिए मुझे एक न्यूक्लियर ट्रांजिशन को करवाने के लिए। अब मेरे पास ये जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि अगर मैं इस पूरे को ओवरऑल समराइज करूं तो मैं कहना क्या चाहता हूं, जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी, वैसे ही न्यूक्लियस ने क्या किया, अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। उस ऑर्बिट में जब वो रिवॉल्व करेगा तो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है जिसे हम लार्मर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उस लार्मर फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्ड में एक एनर्जी होगी, और वही एनर्जी चाहिए होती है मुझे न्यूक्लियर ट्रांजिशन करवाने के लिए। अब दूसरी बात क्या है, ये लार्मर फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये लार्मर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। यानी कि जितनी ज्यादा मैंने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दी उतनी ही ज्यादा लार्मर फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज्यादा लार्मर फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ये एनर्जी गैप होगा, डेल्टा ई, उतना ही ये एनर्जी गैप होगा। जितना ज्यादा ये एनर्जी गैप मुझे देखने को मिलेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिएगी मुझे न्यूक्लियर ट्रांजिशन को करवाने के लिए। यानी कि यहां से मेरे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है, और वो क्या है मेरे पास, वो है मेरे पास रिलेशन बिटवीन, वो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नेटिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नेटिक फील्ड। और वो रिलेशन क्या है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू में गामा बी नोट बाय 2 पाई,
फ्रीक्वेंसी क्या आती है मेरे पास, गामा बी नोट बाय 2 पाई, यानी कि मेरे पास जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही ज्यादा मेरे पास लार्मर फ्रीक्वेंसी होगी। और यहां से मेरे पास एक बार जैसे ही फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो वहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, अपना एनर्जी डिफरेंस निकाल सकता हूं। कैसे, मुझे पता है डेल्टा ई किसके इक्वल होता है, एच न्यू के इक्वल होता है। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। कौन सी एनर्जी आ जाएगी, वो एनर्जी जो कि मुझे एक न्यूक्लियर ट्रांजिशन करवाने के लिए चाहिए। और अगर मैं इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, एनर्जी का फॉर्मूला आता है डेल्टा ई इज इक्वल टू में एच गायरोस्कोपिक कांस्टेंट बी नोट बाय 2 पाई। ये मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अपने जहन में डाल लेना। अपने पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से कई बार इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये बच्चों को कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता। बहुत देखिए, एनएमआर हमारे पास ऑर्गेनिक का एक चैप्टर है, लेकिन उसके बावजूद एनएमआर के अंदर यूनिट में उलझ जाते हैं बच्चे। ठीक है, अब यूनिट में क्यों उलझते हैं, क्योंकि एक ही चीज के जो है एक से ज्यादा यूनिट होती है। अभी मैं आपको केमिकल शिफ्ट पढ़ाऊंगा, केमिकल शिफ्ट की एक से ज्यादा यूनिट है। पीपीएम भी यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, और हर्ट्ज भी यूज करते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, कह देगा कि ना हमारे पास जो केमिकल शिफ्ट आई है उसको पीपीएम में निकालो, कह देगा जो हमारे पास केमिकल शिफ्ट आई है वो हर्ट्ज में निकालो। तो वो सारे कंसेप्ट मैं आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको जो पहला फॉर्मूला पढ़ना है वो क्या है मेरे पास, कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, लार्मर फ्रीक्वेंसी है ये, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, गामा बी नोट बाय 2 पाई। बी नोट मेरे पास वेरी करेगा, बी नोट मेरे पास क्या करता है, वेरी करता है। तो यानी कि जितना ज्यादा मैं मैग्नेटिक फील्ड रख दूंगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी उतना ही ज्यादा मेरे पास जो है एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। और जितना ज्यादा एनर्जी गैप होगा उतना ही ज्यादा मेरे को एनर्जी चाहिएगी मेरे को इस ट्रांजिशन को करवाने के लिए। तो पहला और दूसरा फॉर्मूला मेरे पास यहां पर ये देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूं गामा की, तो गामा क्या होता है मेरे पास, गायरोस्कोपिक कांस्टेंट। गामा क्या होता है मेरे पास, गायरोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। और ये मेरे पास जो है न्यूक्लियाई टू न्यूक्लियाई वेरी करता है। ये मेरे पास क्या होता है, न्यूक्लियाई टू न्यूक्लियाई वेरी करता है कि मैंने कौन सा न्यूक्लियस ले रखा है। क्या मैंने कार्बन 30 न्यूक्लियस लिया हुआ है, क्या मैंने फास्फोरस 31 न्यूक्लियस लिया हुआ है, क्या मैंने हाइड्रोजन 1 न्यूक्लियस लिया हुआ है। तो उसके बेसिस के ऊपर मेरे पास गामा की वैल्यू चेंज होती रहती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जितना भी करवा रहा हूं याद कर समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनएमआर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के बेस के ऊपर नहीं कर सकते हम। एनएमआर अगर हमें करना है तो कंसेप्ट आने चाहिए, बिना कंसेप्ट के एनएमआर नहीं होगी, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं एनएमआर में सब जगह ये कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैं कंसेप्ट के ऊपर इतना फोकस कर रहा हूं। तो एक फॉर्मूला आपको पता चल गया, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू में गामा बी नोट बाय 2 पाई। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी को लेके, अब बात करते हैं सेंसिटिविटी को लेके। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि सेंसिटिविटी आखिरकार होती क्या है। सेंसिटिविटी से मतलब है मेरे पास, जब मैं किसी भी न्यूक्लियस का एनएमआर स्पेक्ट्रा लेता हूं तो मुझे कितने कम टाइम में, कितनी कम कंसंट्रेशन के अंदर कितना शार्प सिग्नल देखने को मिल रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। यानी कि मेरे पास मिनिमम टाइम, कितना कम से कम टाइम चाहिए मुझे, ठीक है, कितना मिनिमम कंसंट्रेशन, यानी कि मैंने जो अपना सैंपल लिया है उसकी कितनी कम कंसंट्रेशन चाहिए, एंड शार्प सिग्नल। ये तीन चीजों से डिफाइन होता है मेरे पास क्या, मेरे पास सेंसिटिविटी। ठीक है, यानी कि कितने कम टाइम में कितनी कम कंसंट्रेशन लेके सैंपल की कितना शार्प सिग्नल मुझे देखने को मिल रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। और सेंसिटिविटी मेरे पास जो है दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। मेरे पास एक तो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो मेरे पास न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करती है, और एक मेरे पास जो है वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। मेरे पास एक सेंसिटिविटी न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करती है और एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला अगर मैं न्यूक्लियस की बात करता हूं तो मेरे पास न्यूक्लियस अगर मैं बात करूं, सेंसिटिविटी न्यूक्लियस के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, तो जितनी ज्यादा आइसोटोपिक अबंडेंस होती है मेरे पास, जितनी ज्यादा आइसोटोपिक अबंडेंस होगी न्यूक्लियस की, उतना ही मेरे पास सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, उतनी ही ज्यादा मुझे सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। अब ये बात मैंने आपको समझाई थी, आइसोटोपिक अबंडेंस क्या होती है। मेरे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, और उसमें सबसे ज्यादा मुझे क्या देखने को मिलता है, नेचर में सबसे ज्यादा मुझे हाइड्रोजन देखने को मिलता है, 1H आइसोटोप देखने को मिलता है। यानी कि अगर मैंने 1H आइसोटोप ले लिया तो उसकी अबंडेंस मेरे पास, मान लीजिए एक इतना बड़ा मेरे पास मिट्टी का गोला है, उसके अंदर मैंने कह रखा है कि हाइड्रोजन परसेंट है, हाइड्रोजन के आइसोटोप परसेंट है। तो यहां पर मुझे पता है इस मिट्टी के
बोले कि अगर कंसंट्रेशन मान लीजिए टोटल हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम मिला के 100 है तो 95 मेरे पास हाइड्रोजन मिलेंगे, 3 मेरे पास ड्यूटेरियम और 2 मेरे पास ट्रिटियम देखने को मिल जाएंगे। यानी कि मेरे पास हाइड्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। अब मैंने एक सैंपल ले रखा है, उस सैंपल का मुझे क्या लेना है, एनएमआर स्पेक्ट्रा लेना है। उस सैंपल में हाइड्रोजन का सैंपल है, हाइड्रोजन आइसोटोप का सैंपल है वो। अब मुझे पता है हाइड्रोजन आइसोटोप का सैंपल है तो 1H आइसोटोप जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। यानी कि मुझे जो है इसकी कम से कम कंसंट्रेशन चाहिएगी। जितनी कम कंसंट्रेशन ले लूंगा अगर मैं, थोड़ी सी कंसंट्रेशन लूंगा अगर मैं सैंपल की, उसमें भी बहुत ज्यादा अबंडेंस पाएगी मेरे पास 1H न्यूक्लियस की। और जितनी ज्यादा अबंडेंस होती है उतने कम नंबर ऑफ स्कैन करने पड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत अमाउंट में प्रेजेंट है। तो मुझे आसानी से जब मैं उसकी स्कैनिंग करूंगा तो मुझे ये वाला आइसोटोप आसानी से देखने को मिल जाएगा सैंपल में। अगर ये वाला आइसोटोप आसानी से देखने को मिल रहा है सैंपल में तो कम नंबर ऑफ स्कैन चाहिए और कम नंबर ऑफ स्कैन होगा यानी कि कम टाइम चाहिएगा। तो यानी कि और कंसंट्रेशन भी क्या चाहिएगी, मुझे कम चाहिएगी, तो मुझे शार्प सिग्नल देखने को मिल जाएगा। यानी कि मेरे पास न्यूक्लियस की सेंसिटिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, सबसे पहला आइसोटोपिक अबंडेंस के ऊपर डिपेंड करती है कि जितनी ज्यादा आइसोटोपिक अबंडेंस होगी उतने कम नंबर ऑफ स्कैन लगेंगे और उतनी ही कम कंसंट्रेशन में मेरे को एक सिग्नल देखने को मिल जाएगा। दूसरे अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियस सेंसिटिविटी में तो वो क्या होती है मेरे पास, गायरोस्कोपिक कांस्टेंट। दूसरी क्या होती है मेरे पास, गायरोस्कोपिक कांस्टेंट। गायरोस्कोपिक कांस्टेंट हमने देखा था क्या होती है, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे पास न्यूक्लियस की सेंसिटिविटी में गायरोस्कोपिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो सेंसिटिविटी होती है मेरे पास वो मेरे पास गायरोस्कोपिक कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात याद रख लो, ज्यादा इसके अंदर डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट है, हर एक न्यूक्लियस का गायरोस्कोपिक कांस्टेंट अलग अलग होता है और जितना ज्यादा गायरोस्कोपिक कांस्टेंट हमने देखा, ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज है कि हमने क्या फाइंड आउट किया कि जितना ज्यादा हम न्यूक्लियस गायरोस्कोपिक कांस्टेंट होता है उतनी ही ज्यादा उसकी सेंसिटिविटी हमें देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी के लेके। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को लेके। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है, सबसे पहले तो ये देखो इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना। इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना, क्योंकि एक न्यूक्लियस है उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तभी तो मेरे पास वहां पर न्यूक्लियर ट्रांजिशन देखने को मिलेगी ना। 2 एनर्जी लेवल क्रिएट होंगे और 2 एनर्जी लेवल के कोरोस्पोंडिंग एनर्जी चाहिएगी जो कि न्यूक्लियर ट्रांजिशन के रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना। तो मान लीजिए मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मैंने 200 मेगाहर्ट्ज पे रख दिया, जो कि मैंने 200 मेगाहर्ट्ज पे रख दिया, और एक मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है जो कि मैंने 600 मेगाहर्ट्ज पे रख दिया, एक मैंने 600 मेगाहर्ट्ज पे रख दिया। तो यहां पर मेरे पास क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है जो कि लार्मर फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। यानी कि यहां पे मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, गामा बी नोट बाय 2 पाई। यहां पे मेरे पास क्या होगा, गामा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू में गामा बी नोट बाय 2 पाई। अब मुझे पता है ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये कम, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की है ज्यादा है। तो यानी कि मेरे पास जो लार्मर फ्रीक्वेंसी होगी वो ये ए है केस, ये मेरे पास बी केस है। तो मुझे पता है लार्मर फ्रीक्वेंसी जो है वो बी की ज्यादा होगी ए के कंपेयर में, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो जिस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के ऊपर ऑपरेट हो रहा है वो ज्यादा ली है, यहां पे मैंने क्या ली है, कम ली है। तो यहां पे मेरे को समझ में आ गया लार्मर फ्रीक्वेंसी जो है इसकी ज्यादा होगी इसकी कम होगी, क्योंकि यहां पे बी नोट क्या है 200, यहां पे बी नोट क्या है 600। इतना तो समझ में आता है ना, इतना तो मैथ सबको आता होगा। तो यानी कि यहां पर मेरे पास लार्मर फ्रीक्वेंसी बी की ज्यादा है ए के कंपेयर में। अगर लार्मर फ्रीक्वेंसी बी की ज्यादा है ए के कंपेयर में तो मुझे पता है डेल्टा ई क्या होता है, एच न्यू होता है। तो जितनी ज्यादा लार्मर फ्रीक्वेंसी उतना ही ज्यादा एनर्जी गैप, जितना ज्यादा लार्मर फ्रीक्वेंसी उतना ही ज्यादा एनर्जी गैप। यानी कि यहां पे एनर्जी गैप इतना ज्यादा है और यहां पे एनर्जी गैप कम है, यहां पे एनर्जी गैप कम है मेरे पास, यहां पर एनर्जी गैप ज्यादा है। याद करो पहले वाला लेक्चर मैंने आपको क्या समझाया था, जितना ज्यादा एनर्जी गैप ये होगा, जितना ज्यादा एनर्जी गैप ये होगा उतने ही ज्यादा मेरे पास न्यूक्लियस जो है वो लोअर एनर्जी में ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा न्यूक्लियस लोअर एनर्जी में ज्यादा होंगे उतनी ही नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज्यादा होगी, और जितनी नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी मुझे सिग्नल की देखने को मिल जाएगी। यानी कि मेरे पास जो है यहां पर क्या समझ में आया, इंटेंसिटी जो है मेरे पास, यहां पे मेरे पास इंटेंसिटी है या फिर सेंसिटिविटी कह लीजिए, सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियस, सेंसिटिविटी जो न्यूक्लियस की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बी नोट के।
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बी नोट के। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो एक बार पहले वाला लेक्चर जाके देखो, यानी कि आपने पहले वाला लेक्चर मिस कर दिया इसलिए ये बात समझ में नहीं आई। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने क्या बताया, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा एनर्जी गैप होगा, क्योंकि एनर्जी गैप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास जितना ज्यादा एनर्जी गैप ये हो जाएगा उतनी ही ज्यादा मेरे पास जो है लोअर एनर्जी की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, और उतनी ही कम मेरे पास हायर एनर्जी की पॉपुलेशन होगी। तो उतने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिशन करवाने पड़ेंगे ताकि दोनों स्टेट्स में पॉपुलेशन इक्वल हो जाए, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं हमें न्यूक्लियस के अंदर उतना ही हमें शार्प सिग्नल देखने को मिलता है। यानी कि ओवरऑल निष्कर्ष यहां से क्या निकला कि मेरे पास जो सेंसिटिविटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहां पे मेरे पास ये सेंसिटिविटी का केस बनता है। अब ये मत सोचना जो भी करवाया है फालतू में करवाया है, यहां पर जो भी करवा रहा हूं ना सारे कंसेप्चुअल पार्ट है। एनएमआर में मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं जहां पर हमें स्टेटमेंट दी होती है कि बताओ सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियस जो है उसमें क्या आएगी। मान लीजिए स्टेटमेंट आ रखी है कि जो सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियस है वो आइसोटोपिक अबंडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियस है वो गायरोस्कोपिक कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियस है वो मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको एक कंसेप्ट ही नहीं पता होगा तो वो आप आंसर कहां से लगा के आओगे। इसीलिए मैंने आपको कहा एनएमआर में जितने न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है उतना ही थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उतना ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों को अगर आप छोड़ दोगे, कोई भी एक चीज छोड़ दोगे तो एनएमआर का क्वेश्चन होना मुश्किल हो जाएगा। तो एनएमआर का क्वेश्चन होना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं, हमारे पास एक चीज यूज होती है दैट इज केमिकल शिफ्ट। एक चीज यूज होती है जैसे यानी कि केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट होता क्या है मेरे पास, मान लीजिए जब हमने एनएमआर स्पेक्ट्रा लिया, जब हमने एक न्यूक्लियस का एनएमआर स्पेक्ट्रा लिया तो मेरे पास एक स्केल होता है, मेरे पास यहां पर एक स्केल होता है जो कि उस न्यूक्लियस का जब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रा हम लेते हैं तो उसको डिटरमाइन करवाता है कि उसकी क्या शिफ्ट आई है, यानी कि किस पोजीशन के ऊपर उसने एब्जॉर्प्शन किया है। ठीक है, हमने क्या देखा एनएमआर स्पेक्ट्रा में हम एक पर्टिकुलर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, न्यूक्लियर ट्रांजिशन होती है, तो वो पर्टिकुलर एनर्जी जब हुई तो वो क्या शो कर रहा है मुझे, एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है ना। तो केमिकल शिफ्ट मुझे क्या बताता है, केमिकल शिफ्ट बताता है मुझे एब्जॉर्प्शन कितनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर हुआ। केमिकल शिफ्ट मुझे क्या बताता है, एब्जॉर्प्शन के बारे में बताता है। केमिकल शिफ्ट मुझे क्या बताता है, एब्जॉर्प्शन के बारे में बताता है कि मेरे पास किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां पे मुझे क्या बताएगा, एक स्केल होता है, केमिकल शिफ्ट का स्केल होता है, इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल शिफ्ट स्केल। केमिकल शिफ्ट स्केल होता है मेरे पास, और ये केमिकल शिफ्ट स्केल मुझे क्या बताता है, एब्जॉर्प्शन के बारे में बताता है कि मेरे पास किस पोजीशन के ऊपर जाके न्यूक्लियस ने एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन शो करी है, उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल शिफ्ट कहते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास यहां पर दिक्कत क्या आई है हमारे पास, मान लीजिए मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेरे पास 200 हर्ट्ज के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, जो कि मेरे पास 200 हर्ट्ज के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। एक न्यूक्लियस है मेरे पास जो कि 600 हर्ट्ज के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। अब सिमिलर सी बात है, सेम सी बात है मेरे पास कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट साइंस रिसर्च लैब में, वो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के इक्वल होते हैं। मतलब कि किसी जगह पे जो है 200 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट होता है, किसी जगह 600 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो हमें पता है जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का इंस्ट्रूमेंट होगा, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर सकता होगा इंस्ट्रूमेंट, उतना ही अच्छा और उतना ही शार्प सिग्नल हमें देखने को मिलता है। तो अब ये डिपेंड करता है उस साइंस रिसर्च लैब के बजट के ऊपर कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी का, कितनी मैग्नेटिक फील्ड का इंस्ट्रूमेंट खरीद पा रहे हैं। तो मान लीजिए मेरे पास इंडिया में जो है वो 600 मेगाहर्ट्ज का जो है इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, यूएस में मेरे पास 200 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। इन्होंने भी मेरे पास 1H न्यूक्लियस लिया, इन्होंने भी मेरे पास 1H न्यूक्लियस लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि मेरे पास जो न्यूक्लियर एब्जॉर्प्शन है वो केमिकल शिफ्ट यहां पर जो है एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। इन्होंने क्या देखा यूएसए वालों ने कि मेरे पास यहां पर केमिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जबकि यहां पर इंडिया वालों ने क्या देखा, मेरे पास केमिकल एब्जॉर्प्शन यहां पर हो रहा है, मेरे पास केमिकल एब्जॉर्प्शन यहां पे हो रहा है। मेरे पास यहां पे जो स्केल होता है वो क्या होता है, मेरे पास 0 से आगे जितनी भी वैल्यू हो रही है मेरे पास यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है ये केमिकल शिफ्ट का स्केल। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा इंडिया वालों ने कि मेरे पास केमिकल शिफ्ट मान लीजिए 5 ppm पे आ रही है, मेरे पास केमिकल शिफ्ट जो है 5 ppm पे आ रही है, जबकि यूएसए वालों ने क्या देखा, मेरे पास केमिकल शिफ्ट जो है वो 2 ppm पे आ गई। ठीक है, केमिकल शिफ्ट की यूनिट होती है, केमिकल शिफ्ट की 2 यूनिट होती है, एक तो होती है ppm और एक होती है मेरे पास हर्ट्ज।
जो हम केमिकल शिफ्ट में यूज करते हैं मेनली वो यूज करते हैं पीपीएम, राइट। तो यहां पे मैंने क्या देखा कि एक केमिकल शिफ्ट मेरे पास जो है इनकी आई है 2 ppm पे, इनकी आई है 5 ppm पे, जबकि मेरे पास जो न्यूक्लियस था जिसको हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर रहे थे, जिनकी हमने एनएमआर स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे थे, वो दोनों का सेम था, दोनों का 1H था, ठीक है। अब ये तो हो नहीं सकता कि अलग अलग न्यूक्लियस हो। जब सेम न्यूक्लियस है, सेम कंडीशन हमने प्रोवाइड कर दी एक्सपेरिमेंट के लिए, उसके बावजूद मेरे पास दो अलग अलग केमिकल शिफ्ट क्यों आई है? तो उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था मेरे पास दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होना। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो 200 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट हो रही थी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है 600 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ऑपरेट हो रही थी। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम मैग्नेटिक फील्ड का इंस्ट्रूमेंट लाके रखा जाए, क्योंकि अलग अलग बजट होता है, अलग अलग जगह होती है, अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए हमारे पास एनएमआर इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो ये चीज मेरे पास क्या कर रही थी, काम खराब कर रही थी, क्योंकि अगर मुझे यूएसए वालों को, इंडिया वालों को अपना रिजल्ट देना है तो वो कहेंगे हमारी 2 ppm पे आई है, ये कह रहे हैं हमारी तो 5 ppm पे आ रही है, तो ये कुछ कर नहीं सकते, इनका जो डाटा है वो अलग अलग हो जाएगा। तो इनको क्या करना पड़ा, इसलिए इनको क्या लेना पड़ा, एक रेफरेंस लेना पड़ा। इनको क्या जरूरत पड़ी, एक रेफरेंस की जरूरत पड़ी। रेफरेंस की जरूरत क्या पड़ी इनको कि हमें जो है एक ऐसा रेफरेंस चाहिए जिसके साथ कंपेयर करके, जिसके साथ हम कंपेयर करके अपनी केमिकल शिफ्ट को मेजर कर सके किसी भी न्यूक्लियस की, क्योंकि अगर हम किसी चीज के साथ कंपेयर करके करते हैं ना, वो हमारा रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, सही आएगा। तो वो देखते हैं हमारे पास रेफरेंस किस बेसिस के ऊपर चूज किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रेफरेंस के ऊपर जो है क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रेफरेंस को लेके, जो हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं रेफरेंस, उसको लेके जो है गलत है। तो मेरे पास जो है जो रेफरेंस यूज किया गया, जो हमारे पास रेफरेंस यूज किया गया एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो क्या था, टीएमएस। वो क्या था, टीएमएस, दैट इज टेट्रामिथाइलसिलेन। वो क्या था मेरे पास, टेट्रामिथाइलसिलेन। जो रेफरेंस यूज किया गया वो था टेट्रामिथाइलसिलेन। ये क्या होता है मेरे पास, एसआई, ठीक है, CH3 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 CH3। ये क्या था मेरे पास, टीएमएस था। और इस टीएमएस को यूं तो है नहीं कि किसी भी एक कंपाउंड को लिया और ऐसे रेफरेंस मानने लग गए, ऐसा नहीं होता कभी भी। हमारे पास जो एक रेफरेंस यूज होता है उसकी कुछ एक कंडीशन होती है, वो कुछ एक प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, तभी मेरे पास जो है उसको एज ए रेफरेंस मान सकते हैं। और टीएमएस की क्या क्या खास बात थी जिसकी वजह से इसको रेफरेंस माना गया, वो क्या थी, सबसे पहले मेरे पास जो टीएमएस था वो मेरे पास क्या था, इनर्ट था। वो मेरे पास क्या था, इनर्ट था। इनर्ट से क्या मतलब है, केमिकल इनएक्टिव था, केमिकली इनएक्टिव था मेरे पास। अब मान लीजिए मैंने एक ऐसा रेफरेंस चूज कर लिया, मैंने एक ऐसा रेफरेंस चूज कर लिया जिसको मैंने अपने एनएमआर के सॉल्यूशन में डाला और उसने जो है रिएक्शन शो करके कोई और प्रोडक्ट बना लिया। अब मेरे पास जो न्यूक्लियस जिसको मुझे एनएमआर स्पेक्ट्रा स्टडी करना था वो सॉल्यूशन में रहा ही नहीं, क्योंकि उसने रेफरेंस के साथ रिएक्शन शो कर ली और कुछ और बन गया। तो क्या मुझे कोई सही रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे पास जो रेफरेंस की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वो केमिकली इनएक्टिव होना चाहिए, वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए, वो जो है रिएक्शन शो ना करे। कितनी भी कंडीशन मैंने प्रोवाइड कर दूं, हाई टेंपरेचर, हाई प्रेशर, लो पीएच, हाई पीएच, कुछ भी प्रोवाइड कर दूं, वो केमिकली इनएक्टिव होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन मेरे पास क्या थी, ये थी। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या थी, ये मेरे पास मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मेरे पास क्या था, सोल्यूबल था। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या था मेरे पास, सोल्यूबल था। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या है मेरे पास, सोल्यूबल है। सोल्यूबिलिटी का क्या रोल है मेरे पास, क्योंकि हमारे पास जो है रेफरेंस है। देखिए रेफरेंस का क्या मतलब है, रेफरेंस का मतलब है कि उसका भी एक एनएमआर स्पेक्ट्रा तो होगा ना, उसका भी तो एक एनएमआर स्पेक्ट्रा होगा। और एनएमआर स्पेक्ट्रा के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि मेरे पास जो भी चीज का मैं एनएमआर स्पेक्ट्रा ले रहा हूं वो मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर मिसिबल होना चाहिए। अगर वो सॉल्यूशन में घुला मिला ही नहीं, वो एकदम अलग ही अलग थलग पड़ा रहा, तो मेरे पास वो एनएमआर स्पेक्ट्रा देगा नहीं। तो इसीलिए मेरे पास एक ऐसा मेरे को रेफरेंस चाहिए था जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जो भी हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो सॉल्वेंट भी ऑर्गेनिक होंगे, तो जो ऐसा सॉल्वेंट, एक ऐसा रेफरेंस चाहिए था जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबलाइज हो जाए। तो मेरे पास जो टीएमएफ था वो क्या था, मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर मेरे पास घुल मिल रहा था, सोल्यूबिलिटी शो कर रहा था। और तीसरी अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास तीसरा मेरे पास है हाई वोलेटिलिटी। हाई वोलेटिलिटी,
या फिर कह लीजिए हाईली वोलेटाइल। मेरे पास मान लीजिए एक बार मेरा सारा का सारा एनएमआर स्पेक्ट्रा हो गया, मैंने जो है टीएमएस का भी ले लिया जो कि एज अ रेफरेंस था, और वो न्यूक्लियस जिसका मुझे एनएमआर स्पेक्ट्रा लेना था कंपैरिजन करने के लिए उसका भी ले लिया। अब मेरे पास सॉल्यूशन में टीएमएस प्रेजेंट है, टीएमएस को मुझे नहीं चाहिए, मुझे अब मुझे खाली मेरा वो न्यूक्लियस चाहिए जिसका मुझे एनएमआर स्पेक्ट्रा लेना है। ठीक है, अब मुझे टीएमएस नहीं चाहिए, तो टीएमएस नहीं चाहिए तो मुझे सॉल्यूशन से निकालना पड़ेगा। और मैंने क्या कहा, ये जो टीएमएस है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल है। सोल्यूबल है तो यूं तो है नहीं कि मैंने उसको किसी फिजिकल मेथड से एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया, फिजिकल मेथड से तो हो नहीं सकता, इसलिए मुझे उसको निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं मेहनत क्यों करूं, क्यों ना मैं एक ऐसा रेफरेंस ले लूं जिसको हल्का से मैं बॉईल कर दूं तो वो भाप की फॉर्म में वेपराइज होके बाहर निकल जाए। तो मेरे पास जो टीएमएस था वो क्या था, हाईली वोलेटाइल था। वोलेटाइल से क्या मतलब है कि थोड़ा सा टेंपरेचर मैंने प्रोवाइड किया, और थोड़ा सा टेंपरेचर प्रोवाइड करते ही क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। और वेपराइज अगर ये हो गया तो ये मेरे पास जो है बाहर सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए मेरे पास जो है ये एज अ सॉल्वेंट एज अ रेफरेंस मेरे पास टीएमएस लिया गया। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं इसकी, तो नेक्स्ट बात क्या है मेरे पास, यहां पर मेरे पास टोटल कितने प्रोटॉन है, 3 3 6 3 9 3 12। मेरे पास यहां पर जो है 12 प्रोटॉन का सिग्नल देखने को मिल रहा था, 12 हाइड्रोजन का एनएमआर सिग्नल देखने को मिल रहा था, और उनकी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पीक आई, उसकी मेरे पास एक ही पीक आ रही थी। क्यों, क्योंकि यहां पे मेरे पास जो 12 के 12 प्रोटॉन है वो कैसे हैं, केमिकली इक्विवेलेंट है। वो मेरे पास कैसे हैं, केमिकली इक्विवेलेंट है, इनका एक ही सिग्नल देखने को मिला, एक ही शार्प पीक आई। तो इसीलिए मेरे पास ये बहुत ज्यादा आइडियल मेरे पास रेफरेंस बन गया। क्योंकि यहां पर मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा मैं रेफरेंस ले लेता जिसकी एक से ज्यादा पीक आ रही है, जिसकी एक से ज्यादा पीक आ रही है, एक पीक यहां पे आ गई, एक पीक यहां पे आ गई, और मेरे पास जो न्यूक्लियस है जिसको मुझे स्टडी करना था उसकी पीक मान लीजिए यहां पे आ रही है। तो अब मुझे क्या करना पड़ता है, इसको रिजोल्व करना पड़ता, इस पीक को जो है अलग से स्टडी करना पड़ता, इसके साथ कंपेयर करके भी, इसके साथ कंपेयर करके भी। तो मेरा काम क्या हो जाता, बढ़ जाता। तो इसीलिए मेरे पास जो है टीएमएफ जो है बहुत ज्यादा मेरे पास आइडियल रेफरेंस बन गया। क्यों, क्योंकि इसमें अंदर एक तो 12 हाइड्रोजन है। मैंने क्या कहा था, जितना ज्यादा आइसोटोपिक अबंडेंस, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन लूंगा न्यूक्लियस की, उतना अच्छा सिग्नल मुझे देखने को मिलेगा। तो यहां पे मेरे पास 12 हाइड्रोजन है, यानी कि बहुत शार्प सिग्नल तो देखने को मिलना ही था मुझे। और ये 12 के 12 हाइड्रोजन कैसे थे, केमिकली इक्विवेलेंट थे। और केमिकली इक्विवेलेंट अगर प्रोटॉन होते हैं तो उनका एक ही सिग्नल देखने को मिलता है, एक ही जगह पर सिग्नल आया, और वो इतना ज्यादा शार्प था कि उसके साथ में किसी भी न्यूक्लियस के सिग्नल को कंपेयर कर सकता था। इसीलिए मेरे पास जो टीएमएस है वो बहुत ही ज्यादा एक आइडियल मेरे पास रेफरेंस देखने को मिल गया। उसके अलावा मेरे पास यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या था, मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट था मेरे पास, जो मेरे पास सिलिकॉन है, कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड बना हुआ है मुझे, और मुझे पता है कार्बन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और सिलिकॉन जो है मेरे पास वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसके कारण हुआ क्या, मेरे पास सिलिकॉन कार्बन जो बॉन्ड था, सिलिकॉन के ऊपर क्या था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। और कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने के कारण कार्बन के साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। कार्बन के साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। और कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। यहां से दिख गया ना, इस बॉन्ड के ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर होगी उतने ही ज्यादा मेरे पास ये 12 प्रोटॉन जो है वो क्या होंगे, शील्ड होंगे। उतने ही ज्यादा ये क्या होंगे, मेरे पास शील्ड होंगे। और जितने ज्यादा ये शील्डेड होंगे उतना ही ज्यादा इनका एक सेपरेट एनएमआर सिग्नल मुझे एकदम अलग थलग, एकदम अलग पोजीशन के ऊपर एनएमआर सिग्नल देखने को मिल जाएगा। और ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा जो मैंने 5th पॉइंट बताया, और जो 4th पॉइंट बताया ये भी समझ में नहीं आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे शील्डिंग क्या होती है, डीशील्डिंग क्या होती है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं, एनएमआर सिग्नल कितने देखने को मिलते हैं, तब आपको ये दोनों पॉइंट जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बट एक बार अपने ध्यान में रखो, 5वां पॉइंट क्या था मेरे पास, यहां पर सिलिकॉन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था क्योंकि सिलिकॉन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है कंपेयर टू कार्बन, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने की वजह से कार्बन क्या था मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन डेंस मेरे पास सेंटर बन गया था, जिसकी वजह से ये 12 प्रोटॉन मेरे पास जो थे, यहाँ पे हर कार्बन के साथ जो प्रोटॉन लगे हुए सारे के सारे क्या थे मेरे पास, हाईली शील्डेड थे। और हाईली शील्डेड होने की वजह से उन 12 प्रोटॉन का जो सिग्नल था वो एकदम अलग जगह पर, जहां पे किसी और का आ भी नहीं सकता, उस जगह पर मुझे देखने को मिल रहा था। अब एक बात बताओ, मेरे पास एक केमिकल शिफ्ट मेरे पास के लिए है, अगर मेरे पास टीएमएफ जो है यहां पर है
और बाकी सारे के सारे मेरे पास जो शिफ्ट है, जो केमिकल शिफ्ट आ रही है न्यूक्लियस की, वो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आ रही है, इसके आसपास में कोई आ ही नहीं रही। तो इनके साथ मुझे कंपेयर करना कितना आसान हो जाएगा। अब मेरे को ये एनएमआर स्पेक्ट्रम कंपेयर करना कितना आसान हो जाएगा। तो मेरे पास ये 5 पॉइंट थे मेरे रेफरेंस को लेके, जिसकी वजह से मैंने क्या लिया, टीएमएफ को जो है अपना एज अ रेफरेंस माना। टेट्रा मिथाइल सिलिकॉन कह लो, सिलेन कह लो, एक ही बात है मेरे पास। ये मेरे पास 5 पॉइंट थे और ये पांचों पॉइंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से मेरे पास जो है मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन में स्टेटमेंट पूछ ली जाती है कि बताओ टीएमएफ को रेफरेंस चूज करने का इनमें से कौन सा कारण नहीं हो सकता या नहीं था। तो आप अगर आपको ये सारे के सारे कंसेप्चुअल पार्ट पता होगा तो आसानी से बना पाओगे, वरना आपका जो है एक आसान सा क्वेश्चन जो है छूट जाएगा। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज केमिकल शिफ्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, मेरे पास इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं, शील्डिंग क्या होती है और डीशील्डिंग क्या होती है। कोई भी डाउट हो अपना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड